वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है। CSIR नेट, UGC नेट, JRF का एग्ज़ाम जो होने वाला है, पेपर 1 में 4 से 5 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से आपका 110% श्योर है कि आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर आप PhD इंट्रेंस की किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चंस वहाँ पे भी आते हैं। UPHESC जो यूपी का हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन और उसके क्या रोल हैं और उसके बारे में कौन कौन से विद्वानों ने क्या कहा, ये सारे जो चीज़ें हैं हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च कि रिसर्च में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्या है कि रिसर्च का क्या होना चाहिए, बेसिक सर्च यानी मूल खोज होनी चाहिए। आपकी क्या रिसर्च क्या होना चाहिए, मूल खोज होने चाहिए, है ना। उसका पहले से कोई और स्रोत हो सकता है, लेकिन जो तथ्य या नया ज्ञान आप लेकर के आ रहे हैं उसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये क्या है, रिसर्च जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, दीर्घकालिक योजना है। यानी जो आप रिसर्च करते हैं वो आगे आने वाले समय तक, जब तक कोई चेंज नहीं होता है, जब तक कोई नया इन्वेंशन नहीं होता, नया इनोवेशन नहीं होता, तब तक वो आपका काम करने वाला है। और ये एक ब्रॉड नॉलेज होता है। रिसर्च जो है वो सबसे, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये दीर्घकालिक है, बड़े लंबे समय तक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए है। यानी अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी वैल्यूज़ हैं, यानी वैश्विक स्तर पर उसका योगदान है। यानी रिसर्च किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं किया जाता है, ये रिसर्च जो है कंप्लीट वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, इसकी इंटरनेशनल वैल्यूज़ होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, यानी प्राकृतिक जांच के रूप में इसको हम मानेंगे। इंडक्टिव एनालिसिस यानी आगमनात्मक विश्लेषण होना चाहिए। आगमनात्मक का मतलब होता है कि उदाहरण से नियम की ओर, यानी जब भी हम किसी उदाहरण को अप्लाई करते हैं तो हम इस नियम की जांच हो जानी चाहिए। समग्र दृष्टिकोण, यहाँ पे आपका होलिस्टिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। समग्र दृष्टिकोण किसी, मैंने पहले ही आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, समग्र के लिए है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के फॉर्म में हम रिसर्च को देखते हैं। पर्सनल कांटेक्ट एंड इंसाइट, आपका व्यक्तिगत संपर्क और अंतर्दृष्टि जो है, व्यक्तिगत संपर्क यानी आपके बिहेवियरल या आपके व्यावहारिक ज्ञान पे आधारित होनी चाहिए। व्यक्तिगत संपर्क यानी आपका ये जो रिसर्च है ये अनुभवजन्य होना चाहिए, इसमें आपकी अंतर्दृष्टि समाहित होनी चाहिए। रिसर्च क्या है, डायनेमिक सिस्टम है, ये प्रगतिशील प्रणाली के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिक केस ओरिएंटेशन, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, एम्पेरिकल रिसर्च हो गया, अनुभवजन्य अनुसंधान है। ठीक है, सहानुभूति, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता और गुणात्मक डेटा, क्वालिटेटिव डेटा के फॉर्म में। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कोर हैं। These are 8 core characteristics that all research projects should have। ठीक है, अब these are यानी इनके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट क्या हो गया, वो जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे 12 से 13 हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, उनमें से जो 8 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कोर कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में हमारे सामने दी हुई हैं। तो हम उनको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, एम्पिरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या है, एम्पिरिकल यानी अनुभवजन्य, बेस्ड ऑन प्रूवन साइंटिफिक मेथड्स डिराइव्ड फ्रॉम अ रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या हुआ कि वास्तविक जीवन के अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त सिद्ध, वास्तविक जीवन के अवलोकनों यानी मतलब क्या है, जो रिसर्चर है वो क्या करता है, जैसे आपका सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है तो वो क्या करता है, उस सोशल एनवायरनमेंट में जाता है, वहाँ की चीज़ों को अपने माध्यम से, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से उन चीज़ों को अच्छे से इवेल्युएट करता है, विश्लेषण करता है, अवलोकन करता है, और उसके बाद में किए गए प्रयोगों से, जो वैज्ञानिक विधियों से जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको रिसर्च के फॉर्म में या जो कंक्लूजन है उसके फॉर्म में वहाँ पे एक्सप्लेन करता है। कुल मिलाकर के
यहाँ पे रिसर्च का एम्पिरिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिसर्चर है उसके अनुभव पर आधारित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से डिस्कस हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको कुछ और मोर इन्फॉर्मेशन PDF अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट वन, लॉजिकल, ठीक है, तार्किक होना बहुत जरूरी है। अब बिना तर्क यानी बिना सिर पैर की बात रिसर्च में अलाउड नहीं है, ठीक है। वो हम बिहेवियरल नॉलेज के लिए हम उन सब बातों को कर सकते हैं, व्यवहारिकता के लिए कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल रिसर्च का क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, मान्य सिद्धांतों के आधार पर क्रमिक प्रक्रियाओं का पालन करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई नियम निकाला गया है तो अगर किसी उदाहरण को हम पढ़ते हैं तो उदाहरण से हम नियम की ओर जा सकते हो, नियम से उदाहरण की ओर जा सकते हो, इंडक्टिव और रिडक्टिव मेथड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिकल रिसर्च का तार्किक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोड सीक्वेंशियल प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन वैलिड प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट वन, साइक्लिक, चक्रीय है। मैंने आपको जब रिसर्च की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, रिसर्च के बारे में हम कुछ आपको फैक्ट बता रहे थे, वहां पे हमने बताया था रिसर्च क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। रिसर्च begins with a question and ends with a question, ठीक है। रिसर्च should lead to a new line of questioning। मतलब क्या है कि अनुसंधान एक प्रश्न से शुरू होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का मतलब हुआ यहाँ पे, प्रश्न का मतलब हुआ समस्या, ठीक है। अनुसंधान क्या होता है, समस्या से प्रारंभ होता है। सबसे पहला फैक्ट क्या होता है रिसर्च प्रोसेस में, समस्या का ज्ञान, समस्या हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, और प्रश्न के साथ ही खत्म होता है, प्रश्न के साथ ही खत्म होता है। अर्थात क्या हुआ, शोध एक प्रश्न से एक नई पंक्ति बननी चाहिए। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस बात को जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वन, कंट्रोल्ड, नियंत्रित होनी चाहिए। रिसर्च क्या है, ये नियंत्रित होना चाहिए, जांच के अधीन को छोड़कर सभी चरों को स्थिर रखने के लिए जोरदार उपाय किए गए। Vigorous measures put into place to keep all variables constant expect those under investigation। आपके जो इन्वेस्टिगेशन में जो वेरिएबल्स का यूज हो रहा है वहां पे कंट्रोल्ड शब्द क्या है कि वो नियंत्रित होना चाहिए, है ना। आपका रिसर्च आपके थ्योरी पे, आपके रिसर्च पे, आपके नॉलेज पे वहां पे कंट्रोल होना चाहिए कि हाँ वो क्या है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन उस पर हो तो वो कंट्रोल मेथड में रहे। नेक्स्ट वन क्या है, हाइपोथेसिस बेस्ड। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक परिकल्पना है ना। परिकल्पना का हम एक वैसे तो हम इस टॉपिक को पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। समस्या क्या है, परिकल्पना क्या है, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। इस बात को समझ लीजिए, आगे हम इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, हाइपोथेसिस और इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में। तो परिकल्पना आधारित होना चाहिए। हम जिस रिसर्च पे को हम करने वाले हैं उसका एक हाइपोथेसिस बनना चाहिए। द रिसर्च डिजाइन जनरेट्स दैट द सफिशिएंटली मीट्स द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड कैन प्रूव और डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, जब हम रिसर्च करते हैं तो परिकल्पना या तो हमारी प्रूव हो जाती है ना, या हमारी डिसअप्रूव हो जाती है। यही तो मेथड होता है, यही तो तरीका होता है। संभावित परिणाम या तो हमारा संभावित हो जाता है या डिसअप्रूव हो जाता है, यही तो एक प्रोसेस है इसकी। यानी शोध डिजाइन डेटा उत्पन्न करता है तो अनुसंधान के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा करता है, और परिकल्पना को या तो साबित कर देता है या तो उसको अस्वीकृत कर देता है। यह शोध अध्ययन को दोहराने योग्य बनाता है और परिणामों को विश्वसनीय बनाने का प्रयास करता है। तो हाइपोथेसिस बेस्ड होना चाहिए, जो भी हमारा रिसर्च है वो क्या है, हाइपोथेसिस बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक होना चाहिए, ठीक है। एनालिटिकल, डाटा इज जनरेटेड, रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड यूजिंग प्रूवन टेक्निक्स टू इंश्योर हाई एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी while minimizing potential errors and anomalies, ठीक। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि विश्लेषणात्मक किस तरीके से होना चाहिए। संभावित त्रुटियों और विसंगतियों को कम करते हुए उच्च सटीकता और दोहराव सुनिश्चित। ये दोहराव हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि रिसर्च क्या है, जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान वहीं पर फिक्स हो गया, उस ज्ञान के बारे में हो सकता है आने वाले समय में कुछ नया निकाला जाए, या सामाजिक जब परिवर्तन होगा तो उस ज्ञान के बारे में कुछ नई थ्योरी जनरेट करें, कुछ और विद्वान आए उस पर कुछ और बताने की कोशिश करें। तो सटीकता और दोहराव सुनिश्चित करने के लिए सिद्ध तकनीकों का उपयोग करके
डेटा उत्पन्न, रिकॉर्ड और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो साउंड जजमेंट इज यूज्ड बाय द रिसर्चर टू इंश्योर द रिसर्च फाइंडिंग आर वैलिड। ठीक है, शोध के निष्कर्ष को मान्य साबित करने के लिए इस वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। सांख्यिकीय उपचार की बात करेंगे। सांख्यिकीय उपचार का उपयोग उपलब्ध डेटा को कुछ अधिक सार्थक बदलने के लिए, जिससे ज्ञान की प्राप्त किया जा सके, सांख्यिकीय उपचार करने की आवश्यकता होती है, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये जो फैक्ट हैं, ये यहाँ पे कोर फैक्ट आपको हमने बता दिए। ये 8 जो कोर फैक्ट इससे जुड़े हुए थे, इन सभी के साथ में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में हम आने वाले वीडियोस में हम रिसर्च के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी, सीएसआईआर, यूजीसी नेट या पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या और कई सारे एग्जाम हैं जहाँ पे रिसर्च थ्योरी, रिसर्च मैथडोलॉजी, टाइप्स ऑफ रिसर्च या इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, तो आपको 110% श्योर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका सामने दिया हुआ है, व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम वहाँ पे देंगे, डेफिनेशंस हम देंगे, पीडीएफ और वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप श्योर हैं हमारे कांटेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ आप शेयर और अपने लाइक करने का भी काम करते रहिए। सो थैंक यू।